जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन किए है दिफाई तजियाकार एयर मार्शल सईद खान साहब ने। इनसे हम पूछेंगे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा हो रहा है उसकी क्या नोयत है, क्या खदो खाल है, और फिर ख़ास तौर पे ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि इस मुज़ाकरात के बाद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल क्या है सियासी लिहाज से, अस्करी लिहाज से, और फिर ख़ास तौर पर यह भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का क्या किरदार होगा इस मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता के अंदर। ओवरऑल पाकिस्तान का जो अक़वाम आलम है वो क्या किरदार हो सकता है, पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को इस सारे मौके से फ़ायदा उठाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकता है। एयर मार्शल सईद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान मसालियत के सिलसिले में, पहले इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की टेबल सजाई गई, खास उस क्रिटिकल वक्त पे जब दुनिया को एक बहुत बड़ी आलमी जंग नजर आ रही थी, तो पाकिस्तान का किरदार और इसकी सफारती कोशिशों को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी देखिए, पाकिस्तान के किरदार की हम पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है। सही। आप दुनिया का कोई अखबार देख लें या किसी भी न्यूज चैनल को खोल लें, जी जी, आपको पाकिस्तान एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में नजर आता है। मेरे ख्याल दुनिया में सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, अफगानिस्तान और इजराइल, जो पाकिस्तान को अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। ना तो इवन जो वेस्टर्न अलायंस है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, या जो फार ईस्टर्न कंट्रीज हैं जो ट्रेडिशनली वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा रही हैं, वो भी पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रही है। और उसकी एक खास वजह है, और वो ये है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में डॉक्टर साहब कहा कि दुनिया ऑलमोस्ट एक तीसरी जंग अजीम के अंदर एंटर करने जा रही थी। अगर पाकिस्तान मीडिएशन का रोल अदा ना करता और इस्लामाबाद टॉक्स की बुनियाद ना रखता, तो वाकई शायद हम उस तरफ बढ़ रहे थे। सही। लेकिन पाकिस्तान की आला सालिसी के आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वो हरीफ जिन्होंने पिछले 50 साल में एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी, आज वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं। सही है। अच्छा, आप क्या स्विट्जरलैंड में अगर आप डॉक्टर साहब देखें तो टॉक्स ऑलमोस्ट फेल हो चुकी थी, और उस वक्त पाकिस्तान ने एक बैक सीट ली हुई थी। जी बिल्कुल, क्योंकि हम स्विट्जरलैंड को इनिशियली होस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान के हवाले ये जिम्मेदारी भी दी गई तो सिर्फ एक दिन के डिले से दोबारा टॉक की, हम ईरानियन डेलीगेट उधर लेके पहुंच सके, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है सिर्फ एक ही दिन के अंदर नेगोशिएशंस उस नहज पे पहुंच गई कि अब इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज जो हैं वो निटी ग्रिटीज के ऊपर आपस में डिस्कस कर। सही है। अच्छा एयर मार्शल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो ताज़ा तरीन MOU हो गया, उसके बाद बाकायदा मुज़ाकरात भी शुरू हो गए ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो क्या इसके नतीजे में जो जंग बंदी हुई है, क्या ये देर पा होगी और ये चलती रहेगी, या बीच में कुछ जैसे स्पॉइलर है इसराइल वगैरह, तो इससे क्या मामला दोबारा ट्रिगर हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, ये मुमालिक ऐसे हैं कि जिनके बारे में कोई भी कुछ फॉर ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि एक ही स्पॉइलर है इस सारी गेम के अंदर, और वो है इजराइल। क्योंकि इजराइल और अमेरिका के मकासद शायद जंग के शुरू में तो एक थे, लेकिन अब उनके मकासद तब्दील हो चुके हैं। सही। अमेरिका को ये एहसास हो गया है कि ये जंग एक्चुअली उसकी जंग नहीं है। जी बिल्कुल। और जंग में वो बहुत बुरी तरह लूज कर रहा है। खासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरनली अमेरिका में बहुत लूज कर रहे हैं, और ओवरऑल अमेरिका अपनी साख को पूरी दुनिया में बहुत लूज कर रहे हैं। तो वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। जबकि इजराइल जब इस जंग में आया था तो वो ईरान को एक आखिरी इम्पेडिमेंट समझता था अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की एग्जीक्यूशन में। सही। और वो अमेरिका को उसने इसलिए कन्विंस किया था कि जब अमेरिकन एयरफोर्स की फोर्स उसके साथ होगी तो वो 2 से 3 दिन में ईरानियंस के घुटने टिकवा देंगे। सही। लेकिन
हम सब ने देखा कि पिछले 3 महीनों में कि ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जंग लड़ी और इस वक्त इवन इजराइल में 92% आबादी की परसेप्शन ये है कि ईरान ये जंग जीत गया है। सो जब वो ईरान थिएटर के ऊपर डॉक्टर साहब कुछ हासिल नहीं कर सके और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अक्टूबर में फिर इलेक्शंस में जाना है, तो उनको कोई एक ऐसा फ्रंट चाहिए था जहां वो अपनी सक्सेस दिखला सकते। सो उनको इस वक्त इस पूरे इलाके में जो वीकेस्ट कंट्री उनकी नेबरिंग कंट्री थी वो थी लेबनान, और उन्होंने लेबनान पे अटैक किया और आप देखें कि 15 से 20 दिनों में उन्होंने तकरीबन 25% लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया है। सो इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो 14 पॉइंट MOU हुआ है उसकी जो निटी ग्रिटीज हैं उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, सैंक्शंस हैं, जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं, ये कोई मेरे नजदीक अब इतने डिफिकल्ट पॉइंट नहीं रहे जिनके ऊपर मुआहदा नहीं हो सकता। अगर मुआहदा किसी जगह पे फंसेगा तो वो पॉइंट नंबर 1 पे फंसेगा जहां ईरान ये चाहेगा कि अमेरिका जो है वो इजराइल को वापस रिट्रीट कराए 28 फरवरी बॉर्डर के ऊपर लेबनान। सही। और अगर इजराइल उसको मान जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो फिर आई थिंक हालात दोबारा खराबी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उस वक्त मैं ये समझता हूं कि शायद ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो डॉक्टर साहब, क्योंकि उस वक्त फिर अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं होगा इजराइल को सपोर्ट करने का। बिल्कुल बिल्कुल। एक हलीफ जो उसकी बात नहीं मान रहा, एक हलीफ जिसके इंटरेस्ट को वो देख के एक मुआहिदा कर रहे हैं, तो वो जो है अगर वो उस हलीफ की फेवर में आएगा तो ऑलरेडी अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी साख खो चुके हैं और साख होगा। सो अगर इजराइल अकेला रह जाता है ईरान के खिलाफ या गल्फ कंट्रीज के खिलाफ, तो मैं समझता हूं टैकल करना बहुत आसान होगा। सही। और अगर आप देखें कि पिछले 24 घंटे के अंदर ऑलरेडी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी गल्फ में शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्को रूबियो, वो 3 कंट्री विजिट के ऊपर है। जी बिल्कुल। UAE, बहरीन एंड ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर साइन किया हुआ है। जी बिल्कुल। अगर मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब इस वक्त जो है ना के अंदर एक बहुत सीरियस थिंकिंग जारी है कि या तो इब्राहिम अकॉर्ड से बाहर निकला जाए और इजराइल को मिलकर देखा जाए, और अगर इब्राहिम अकॉर्ड से नहीं निकलते तो एटलीस्ट उसको सस्पेंशन में डाल दें। सही। तो मेरे ख्याल में मार्को रूबियो को विजिट के अंदर जो है इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर इन कंट्रीज का रहना टॉप प्रायोरिटी एजेंडा होगा। सही है। अच्छा एयर मार्शल साहब, आपने बड़ी अहम बात की है कि अगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी इसराइल बाज नहीं आता शरारतों से, तो फिर जाहिर है अमेरिका उससे नाराज होगा। कि इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस सारे एपिसोड में अमेरिका और इसराइल के दरमियान तल्लुकात में कुछ दरार आई है या नहीं आ सकती, क्योंकि इस सारी गेम के अंदर अमेरिका को तो घसीटा है इसराइल ने और अमेरिका को बड़ी सुबकी उठानी पड़ी है, उसको बड़े नुकसान हुए हैं, सियासी एतबार से भी हुए हैं, माली एतबार से भी हुए हैं, इस वजह से अस्करी एतबार से भी हुए हैं। तो क्या अब आगे चल के जो आने वाली इस MOU और इस मुआहदे के बाद की जो दुनिया है उसमें मशरिक वस्ता में इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी है अमेरिका की, क्या वो तब्दील होगी, वाकई तब्दील होगी, या ये सिर्फ एक बातें ही हैं? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में जो है ना, हम जरा दोनों थिएटर्स को जरा सेपरेटली करके देखें। अच्छा। अमेरिका के अंदर पहली मर्तबा यह हुआ है कि अमेरिकन पब्लिक जो है वो बाय मेजॉरिटी जो है वो इजराइल की सपोर्ट में नहीं है। और ये इस वजह से हुआ है कि पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया के थ्रू जो गाजा में जेनोसाइड इजराइल ने किया है, उसने जो अमेरिकन पब्लिक का मूड बिल्कुल एंटी इजराइल कर दिया है। सही। अब पहले ये होता था कि एपेक जो है, जो प्रो इजराइल लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसके पास इतना पैसा है और उसने
तकरीबन सारी मीडिया आउटलेट्स को खरीदा हुआ है कि वो जो जनरल परसेप्शन हमेशा अमेरिका के अंदर प्रो इजराइल रखते थे, लेकिन पहली मर्तबा हुआ है कि 75% से ज्यादा अमेरिकन जो हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं और वो इजराइल को एज ए जेनोसाइडल स्टेट समझते हैं। सही, ठीक है ना। मेरे ख्याल में अब आगे जितने प्रेसिडेंट आएंगे उनको एक बड़ी थिन लाइन चलना पड़ेगी प्रो इजराइल रहने में और प्रो गल्फ रहने में। सही। अब हम गल्फ स्टेट्स की तरफ आए तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में गल्फ को यह अंदाजा हो गया है कि हम बेशक कितने ही वेस्टर्नाइज हो जाएं या हम कितने ही वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन जाएं, ठीक है, लेकिन अगर इजराइल हमारे मुकाबले पे खड़ा होगा तो कभी अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। बिल्कुल। नंबर 2 जो है, क्या कहते हैं, अमेरिका के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जिस एनिमी को दिखला के पिछले 35 से 40 साल में हमें ये वेपन्स बेचे गए थे, अगर हम उस एनिमी से जंग करनी पड़े जो कि ईरान है, ठीक है, तो वो हमें एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकता है। ठीक है ना। और जो तीसरी चीज मेरे ख्याल गल्फ में लोगों को तो बहुत पहले समझ में आ गई थी, लेकिन मेरे ख्याल के जो गल्फ की एलीट है उनको अब समझ में आ रही है कि इजराइल जो है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात का मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो आपके साथ जो है कोई दोस्ती करेगा। जो उसका ग्रेटर इजराइल प्लान है वो उसके हर एक्शन को ओवर करेगा और उसको जब मौका मिलेगा तो वो आपकी बाउंड्री को डिमार्केट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और मैं ये इस तरह से कह रहा हूं कि अगर आप पिछले 3-4 साल की हिस्ट्री देखें, सिर्फ 3-4 साल की डॉक्टर साहब, तो आप देखेंगे कि इजराइल ने जो है ना 5 कंट्रीज से जमीन छीनी। उसने सीरिया के अंदर इंग्रेस किया, उसने सीरिया से जमीन ली, उसने जॉर्डन से जमीन ली है, उसने गाजा के अंदर जमीन ली है और अब वो जो है क्या कहते हैं लेबनान में जमीन ले रहा है। ठीक है। सो उसको जहां जहां मौका मिलेगा वो एग्रेस करते गए। सो मेरे गल्फ कंट्रीज को अब अंदाजा हो गया है कि जो है अगर हमने इस इलाके में एक पीसफुल तरीके से रहना है, सही, तो ज्यादा सस्ता और बेहतर तरीका है कि ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। क्योंकि अब ईरान को भी अंदाजा नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके पास इतना बड़ा हथियार है, लेकिन अब जब वो हथियार चल चुका है और उसकी अफादियत हर एक को पता चल चुकी है, तो ईरान जब चाहेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सके। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है तो वो जो गल्फ कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स स्ट्रेट हॉर्मुज से होती हैं, वो तो बिल्कुल फिर अब उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी ना, उसके मूड के ऊपर। सो उनके मेरे ख्याल अब उनको समझ में आ गया है कि अगर हम ईरान के साथ ताल्लुकात वर्किंग रिलेशनशिप रखें, दोस्ती ना करें, कुछ ना करें, लेकिन अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें और एक दूसरे के यानी कि एक दूसरे के जो फवायद है उनका ख्याल रखें, तो हम बेहतर तरीके से इस इलाके में रह सकते हैं। सो मैं देख सकता हूं कि जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा एक नया गल्फ जन्म लेगा और उस गल्फ में अमेरिका और इजराइल की इतनी से नहीं होगी जितनी पर थी, और ईरान जो है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगा इस इलाके पीस रखने के लिए। और पूरे ब्लॉक के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि 2 से 3 मिडिल पावर्स राइज करेंगी। सही। एक पाकिस्तान राइज करेगा, एक सऊदी अरेबिया राइज करेगा और शायद एक टर्की या मिस्र राइज करेगा। सही है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जो एक खला पैदा हुआ है इसराइल की और अमेरिका की हेजमनी टूटने से, उसकी साख टूटने से, तो पाकिस्तान कितना उस खला को पुर कर सकता है? क्योंकि 2-3 नाम आपने मिडिल पावर्स के लिए, तो पाकिस्तान का कितना कंसर्न होगा, पाकिस्तान कितनी अहमियत को ग्रैब कर पाएगा? देखिए, जब भी एक मिडिल पावर को आप अगर एकेडमिकली डिफाइन करें ना, तो 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक ये कि वो मिलिटरीली स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो अपने इन्फ्लुएंस को आउटसाइड द बॉर्डर्स एग्जर्ट कर सके। दूसरा ये कि उसके इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए,
यानी कि उसके अंदर फिशर्स, इंटरनल फिशर्स नहीं होने चाहिए, और थर्डली ये कि उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो अपने किसी भी प्लान को आउटसाइड द बॉर्डर भी एग्जीक्यूट कर सके। ठीक हो गया, ठीक है। सो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ने राइज करना है टू बी अ मिडिल पावर इन द मिडिल ईस्ट, जो कि अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल इस वक्त हमें यह मौका दिया है कि हम बन सकते हैं, तो हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा, और हमें अपनी इकोनॉमी को टॉप प्रायोरिटी देके अगले 3 से 4 सालों में एटलीस्ट हमें उस स्टेज पे पहुंचना होगा कि जहां हम खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकें, अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर सकें। सही है। जहां तक मिलिट्री पैराडाइम की है, मेरा ख्याल में पाकिस्तान से बेहतर गल्फ को कोई एक सिक्योरिटी पैराडाइम प्रोवाइड नहीं कर सकता। सही। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जहां तक मुझे याद है कि 1980 से लेके आज तक, जब से मैंने सर्विस की है, पाकिस्तान ने कभी भी किसी कंट्री के खिलाफ ऑफेंसिव नेचर में मुआहदा नहीं किया है। हम हमेशा डिफेंसिव रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जंग ना करें, बल्कि जंग के बगैर बेहतरी की तरफ जा सके। सही। और हमारा जो इवन सऊदी अरेबिया के साथ जो मुआहदा SDMA जो है, वो भी एक तरीके से डिफेंसिव मुआहदा है कि अगर कोई सऊदी अरेबिया पे अटैक करेगा और उस सूरत में फिर की सिक्योरिटी को वो करेगा, तो फिर पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्व होगा। सही है। लेकिन अब देखिए, इस वक्त बहुत जरूरी है कि इस पूरे इलाके के अंदर, अगर देखिए, इजराइल कभी रुकेगा नहीं, ये एक फॉर श्योर हो गई। अच्छा। अगर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्या कहते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो जो उन ऑपोजिशन लीडर है, शायद वो उतना ही बड़ा एक्सट्रीमिस्ट है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इवन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इलेक्शंस हार भी गए, तो जो नया लीडर आएगा उसको इजरायलीज को खुश रखने के लिए एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अपनाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा इलाका अनसर्टेनिटी की स्टेज में होगा। उस अनसर्टेनिटी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि इजराइल को ये थ्रेट हो कि अगर मैंने एक हद से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो एक फोर्स मौजूद है जो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है, उतना जितना मैं दूसरों को पहुंचाता हूं। सही। ये एक बहुत प्लान के तहत 1945 के बाद एक बहुत प्लान के तहत इजराइल का वजूद लाया गया था, और फिर इजराइल के थ्रू इस पूरे इलाके को सबजुगेट किया गया। सही। देखिए, इजराइल को इजाजत दी गई कि न्यूक्लियर पावर बन जाओ, इजराइल को इजाजत दी गई कि जी के तुम दुनिया के बेहतरीन वेपन सिस्टम्स खरीद सकते हो, उनको एम्प्लॉय कर सकते हो। फिर उसको सिक्योरिटी काउंसिल में प्रोटेक्शन दी गई। जब उसने दूसरी कंट्रीज के अंदर इंग्रेस किया, तो बजाय इसके कि दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होती, वेस्टर्न उसकी फेवर में आके खड़ी हो जाती थी, और आज तक सिक्योरिटी काउंसिल उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकी। जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो उसको सिर्फ एक ही तरीके से डराया जा सकता है कि वो जितना बड़ा बदमाश है, उसके सामने उतना ही बड़ा बदमाश खड़ा हुआ। लेकिन इस सब को काउंटर करने के लिए मुसलमान मिल जाए तो इतना बड़ा बदमाश बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं। अगर ये देखें, जैसे आप कह रहे हैं कि इसको काउंटर करना जरूरी है, तो क्या गल्फ कंट्रीज ने ये अभी सीखा नहीं है इस सारे एपिसोड से कि अब हमें इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होके हमें मगरब के ऊपर अपने दिफा के लिए जो है वो तकिया नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना एक इत्तेहाद बनाना चाहिए? तो इस तरह की कोई आपको सोच अभी नजर आ रही है गल्फ कंट्रीज के अंदर कि ये इकट्ठे हों, जिसमें फिर अगर थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर ले पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र वगैरह, तो ये सारे मिलके कोई एक फौजी इत्तेहाद ऐसा बना सकते हैं कि जिससे ये जो इसराइल के मजमूम मकासद हैं ग्रेटर इसराइल वाले, इससे वो पीछे हट जाए? देखिए, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। और ये जो चीज है कि क्या इसराइल की इस स्ट्रेटेजी को कि उसने मुसलमानों को 1980s के बाद से, जब 1989 के बाद से जब USSR का इख्तिताम हुआ, ठीक है ना, तो अगर आप देखें तो मुसलमानों को 2 महाजों के ऊपर पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिर वीक किया गया। सही। जो गल्फ कंट्रीज में खास तौर पे, ठीक है ना, एक तो अरब अजमी डिवाइड क्रिएट की। जी बिल्कुल।
अरबियों को एक तरफ किया गया और अजमियों को एक तरफ किया गया और कहा गया कि जी आप एक दूसरे के दुश्मन। ठीक है। वन सेकेंडली शिया सुन्नी डिवाइड का। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है ना। और उसके बाद जो है गल्फ सुन्नी हो गया और ईरान और उसकी जो प्रॉक्सीज थी वो शिया हो गई और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और इसी लड़ाई का फायदा उठा के वेस्ट ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स इन लोगों को बेचे। जी बिल्कुल। ठीक है ना। सही कह। ये चीज जो है ना, ये मैं डॉक्टर साहब सीरिया में एम्बेसडर रह चुका हूं। अच्छा ठीक है ना। ठीक है। तो वहां जो है ना, वहां लोग मैं और गल्फ कंट्रीज को मैंने बहुत विजिट किया इस टेन्योर में। तो जो ऑर्डिनरी अरबी है या ऑर्डिनरी अजमी है वो तो ये गेम प्लान को मेरे ख्याल 15-20 साल पहले समझ गया था। लेकिन वहां की जो एलीट है वो अपने मकासद की वजह से इस पे अमल करने से डरती थी। लेकिन अब अल्लाह ताला ने एक इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दी है कि सिवाय इत्तेहाद के कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। किसी तरीके से अगर बचत नहीं आपने हो सकती। इत्तेहाद ना किया, अगर गल्फ में इत्तेहाद ना किया तो आप देखिएगा कि इजराइल एक एक को अलग अलग करके कॉन्टिन्यूसली, जिस तरह उसने लबनान पे। अच्छा अब टाइम थोड़ा कम है एयर मार्शल साहब, टाइम थोड़ा सा कम है। ईरानी सदर और दीगर क़यादत के साथ अब्बास अराक़ची साहब के साथ इस्लामाबाद तशरीफ ला चुके हैं। बड़ा पुरतपाक इनका खैर मुकदम किया गया है। आप कैसे देखते हैं कि ईरानी क़यादत का आना, फिर इतना पुरजोश तरीके से उनको यहाँ पे वसूल करना, तो आप ये सारे सिस्टम को कैसे देखते हैं कि आप ईरान पाकिस्तान के तल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं? मैं पहली बात तो उनके आने का मैं मेरे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि वो पाकिस्तान आए। देखिए ये उनकी एक ईरानी कौम और ईरानियन लीडरशिप की मैच्योरिटी है कि उन्होंने जैसे ही देखा कि हमने एक ऐसा मुआहदे की बुनियाद रख दी है जो उनकी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए बेहतर है, तो उन्होंने ना ईरान में रह के हमारा शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज उनके प्रेसिडेंट हमारे पास तशरीफ लाए हैं, बजाते खुद शुक्रिया अदा करना। तो एज अ पाकिस्तानी आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी टुडे डॉक्टर साहब, और पाकिस्तानियों की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इधर तशरीफ लाएं। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको इस तरह देखता हूं कि अल्लाह ताला ने हमारी नेक नियति को देखते हुए हमें एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया है कि हम अब अरबियों को और अजमियों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। अरब कंट्रीज भी जो है, जो मेजर अरब कंट्रीज हैं डॉक्टर साहब, आप देखिए सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, मैं तो कहूंगा यूएई, कुवैत वगैरह भी जो है, बहरीन, ये सब पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं और हमारी बहुत ज्यादा मिलिट्री और सिविलियन प्रेजेंस इन कंट्रीज के अंदर है। सो अगर हम अपनी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करें अपनी, तो हम इन मुसलमानों को इकट्ठा कर सकते हैं। और अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो हम एक इस तरह की ना पैसिव फोर्स, एग्रेसिव फोर्स नहीं, ऑफेंसिव फोर्स नहीं, एक पैसिव फोर्स बना सकते हैं कि जो हम ये इंश्योर करें कि मुसलमानों को जो अभी पिछले 50 सालों से मार पड़ती आ रही है वो मार आगे ना पड़े और हम सब मिलके एक दूसरे के मसाइल को हल करें। अल्लाह ताला ने हमें यानी कि तादाद भी दी हुई है, हमें पैसा भी दिया हुआ है, हमें अकल भी दी हुई है, हमें फौजी ताकत भी दी हुई है। अगर हम सबकी ये चीजें मिल जाएं, ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में किसी से भी कम नहीं। सही है। अच्छा एयर मार्शल साहब, आपने कहा कि मिडिल पावर बनने के लिए हमें माशी तौर पे भी अपने आप को मजबूत करना होगा, तो क्या ये एक मौका है कि ईरान के साथ हमारे एक नए तर्ज के बहुत अहम तल्लुकात जो है वो बनने जा रहे हैं, तो क्या हमें पाकिस्तान को माशी तौर पर भी ईरान के साथ फौरी मुआहदे करने चाहिए, और ख़ास तौर पर एनर्जी के हवाले से, चूँकि हमारा पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, बहुत महंगी एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री भी बंद पड़ी है, हमारा घरेलू कंज्यूमर भी परेशान है, तो क्या हमें फौरी तौर पर एनर्जी के लिए और जो गैस पाइपलाइन आदि डली हुई है उसको एक्सटेंड करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए मुआहदे करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए डॉक्टर साहब, इसके में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम अपनी इस गुडविल को अपनी इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल ना कर सके, तो जिस तरह हम कहते हैं कि जी के हमने कई मौके गंवाए हैं, हमें यह मौका भी हमसे
जाया हो जाएगा। मेरा ख्याल, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में डॉक्टर साहब इससे बेहतर मौका कभी नहीं देखा जब इतनी वाइड स्प्रेड गुडविल हो। सो हमें ना सिर्फ ईरान के साथ मुआहदा करना चाहिए, बल्कि हमें जो भी हम इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए किसी दूसरे मुल्क से भी मुआहदा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और अब हमारी टोटल तवज्जो जो है वो हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दे दी है कि हम अपना और अपने दोस्तों का दफा कर सकते हैं। और देखिए, पहले जिस सिचुएशन में ईरान था 1980s में, डॉक्टर साहब मुझे याद है कि हम लोग पूरी रात एयर डिफेंस करते थे एक्सपेक्टेड इजरायली थ्रेट के खिलाफ जी, कि ना उस जमाने में होता था कि इजरायलीज आ रहे हैं कबूटा को दबा कर। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिस दिन से न्यूक्लियर हुआ है, अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देख सके। अच्छा, आप क्या समझते हैं? हमें चाहिए कि अब हमें जो है ना अपनी इस स्ट्रेंथ को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के अंदर तब्दील करना। सही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए हमें डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ और डिफेंस ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए, जिसकी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है? जी डॉक्टर साहब, देखिए, जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो डिफेंस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स जो आप एक्सपोर्ट करते थे। कि अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो इसका डिफेंस इक्विपमेंट है। जी, वेस्ट का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो डिफेंस इक्विपमेंट है या एजुकेशन है। तो आपके पास जो चीज, मेरे ख्याल में तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज को भी खोल दें, अगर हम अपनी क्या कहते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा दें। हमें चाहिए कि जैसे अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं जो इस वक्त JF-17 में बहुत इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना, तो हमें सऊदी अरेबिया को भी जरा उनको भी ऑन बोर्ड लेकर हमें चाहिए कि हम क्या कहते हैं कि अपनी ये JF-17 को जितनी कंट्रीज को सेल कर सकते हैं करें। देखिए, $10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी हमारे हाथों में। सही, ठीक है ना। तो डिफेंस इज जस्ट वन ऑफ द एक्सपोर्ट आइटम, और पूरी दुनिया डिफेंस एक्सपोर्ट करती है, तो हम क्यों पीछे? हमें भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल सईद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। जी नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपने मेजबान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।